about ventricular septal defect VSD. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एबनॉर्मली पाए जाने वाली ओपनिंग को हम VSD कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में थिन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट, और एक थिक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर पार्ट। ठीक है, अगर ओपनिंग इस मेम्ब्रेनस पार्ट में है तो इसको क्या बोलेंगे, पेरी मेम्ब्रेनस VSD, और अगर ओपनिंग मस्कुलर पार्ट में है तो इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर VSD। लोकेशन के अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। देखते हैं, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ओके, फर्स्ट नंबर ये क्या है, ये मेम्ब्रेनस, पेरी मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट है। तो मेम्ब्रेनस पार्ट में अगर ओपनिंग है तो इसका हमने नाम दिया पेरी मेम्ब्रेनस VSD। ये सबसे कॉमन VSD होता है, सबसे कॉमन VSD होता है। 80% केसेस इसी के देखने को मिलते हैं, बाकी बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओके, दूसरा कहाँ पर है, आप देख रहे हैं, ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक के जस्ट नीचे है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, सब पल्मोनिक VSD। क्या है, सब पल्मोनिक VSD। इसी को आउटलेट VSD भी बोलते हैं। और अगर हम इसको दूसरी साइड से देखें, इस सेप्टम को दूसरे साइड से हम देखें, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है, तो यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी एओर्टा है। तो ये कहाँ पर है, एओर्टा के नीचे है। लेफ्ट साइड से अगर हम देख रहे हैं तो ये एओर्टा के नीचे है, इसलिए इसका नाम होता है सब आर्टेरियल VSD, सब पल्मोनिक VSD, सब आर्टेरियल VSD। और इसी का दूसरा नाम होता है ड्यूली कमेटेड VSD। ठीक है, क्योंकि ये पल्मोनरी ट्रंक के नीचे भी दिखाई देता है और एओर्टा के नीचे भी दिखाई देता है, इसलिए डबली कमेटेड VSD इसको भी बोलते हैं। ये 5 to 7% होता है। मस्कुलर VSD मस्कुलर पार्ट में होता है, इसलिए इसका नाम है मस्कुलर VSD। ये 5 to 20% होता है। इनलेट VSD नंबर 4 कौन सा है, इनलेट VSD। ये बहुत कम देखने को मिलता है, 5 to 8%। ओके, आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। जो स्मॉल VSD होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उसमें कोई क्लिनिकल फीचर्स देखने को नहीं मिलते। उनमें अगर हम स्टेथो के द्वारा ऑस्कल्टेशन करेंगे तब हमें मरमर साउंड सुनाई देगा। जैसे S1 साउंड नॉर्मल सुनाई देगा, S2 साउंड में हमें A2 पहले क्लोज होता है, इसलिए इसका साउंड हमें पहले सुनाई देगा, और P2 बाद में क्लोज होता है, इसलिए उसका साउंड हमें बाद में सुनाई देगा। तो एक और हर्ट साउंड हमें सुनाई देता है जिसको हम S3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस S1 साउंड के साथ ही एक और साउंड हमें सुनाई देता है, होलो सिस्टोलिक मर्मर, या इसको पेन सिस्टोलिक मर्मर कहते हैं। क्योंकि ये S1 के साथ शुरू होता है और S2 पर जाकर फिनिश होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेन सिस्टोलिक मर्मर। ये लार्ज VSD और स्मॉल VSD दोनों में हमें ये ऑडिबल होता है। और लार्ज VSD की बात करें तो लार्ज VSD में हमें सिम्टोमेटिक होगा, इसमें रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। बेबी बार बार फीडिंग करता है, फिर स्टॉप करता है, फिर फीडिंग करता है, ऐसा साइकिल उसमें मिलता है। ठीक है, फिर डायग्नोसिस की हम बात करें तो चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, कार्डियोमेगैली मिलेगी, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग। ठीक है, और ECG में हम बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर है तो राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज मिलेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, मैरो V1 में M सेव, QRS कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, M सेव होगा।
ठीक है। V5 V6 में QRS कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, W शेप होगा। पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, देखिए जैसे इसमें क्या है, ईसेन-मेंजर सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो अधिक होता है तो पल्मोनरी वेस्कुलर्स डायलेटेड हो जाते हैं, है ना। तो जब वेसल्स डायलेटेड हो जाते हैं तो उनकी बॉल कैसी हो जाती है, थिन हो जाती है, और फिर कुछ समय के बाद उसमें उसके जो इनर वॉल में डैमेज होने लगती है और स्कार फॉर्मेशन होने लगता है। तो जब कैपिलरीज जो होती हैं उनमें स्कार फॉर्मेशन होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से ब्लॉकेज होने लगता है, श्रिंक हो जाते हैं, वो ब्लॉकेज होने लगता है। ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, राइट साइड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाने लगता है। तो राइट टू लेफ्ट शंट हम इसको बोल सकते हैं। तो जब राइट टू लेफ्ट शंट होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है तो बॉडी कैसी होने लगती है, ब्लूइश होने लगती है, ठीक है। और भी सिम्टम्स मिलते हैं, क्लबिंग फिंगर्स मिलती हैं, शिनकॉप मिल सकता है ना, और साइनोसिस ये कॉमन है। तो इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईसेन-मेंजर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, ईसेन-मेंजर सिंड्रोम। इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इसका पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ पर ये लोकेटेड है, पूरा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये कितना साइज का है, कितना बड़ा है, और इसमें ब्लड का फ्लो कैसा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है या फिर राइट टू लेफ्ट हो रहा है। मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें मेडिसिन हम दे सकते हैं डाइगोजिन, ताकि हार्ट फेल्योर की अगर कंडीशन हो रही है तो हार्ट बराबर मात्रा में, नॉर्मल मात्रा में ब्लड को पंप कर सके। डायूरेटिक, हार्ट के ओवरलोड को घटाने के लिए डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती है। एडुकेट न्यूट्रिशन, जब कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि बेबी की ग्रोथ बहुत कम होने लगती है, इसलिए उसको एक पर्याप्त मात्रा में अच्छी कैलोरी का डाइट हमें उसको देना चाहिए। हाई कैलोरी डाइट देते हैं उसको, हाई कैलोरी फार्मूला या ब्रेस्ट मिल्क। सप्लीमेंटल ट्यूब फीडिंग, है ना, आप देखते हैं कि बेबी कंटिन्यू फीडिंग नहीं कर पाता है, बार बार रुक जाता है, तो आप उसको ट्यूब फीडिंग भी करा सकते हैं। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक प्रिवेंशन, तो एंडोकार्डाइटिस को रोकने के लिए, है ना, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक का यूज़ करना होता है। सर्जिकल रिपेयर, ठीक है, तो या तो इस जो ओपनिंग है उसको स्टिच के द्वारा हम क्लोज कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक पैचेस आते हैं जो आज मार्केट में बोवाइन पैचेस मिलते हैं, बोवाइन एंडोकार्डियम के बने हुए पैचेस मिलते हैं, और सिंथेटिक पैचेस भी मिलते हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।